देखिए, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई को बेनकाब करने में उसके सबसे बड़े राजदार दोस्त शरद जायसवाल का अहम रोल सामने आया है। वजह यह है कि शरद ही सौरभ शर्मा का पूरा कारोबार संभालता था, लेकिन शाहपुरा के निर्माणाधीन जयपुरिया स्कूल के प्रोजेक्ट में सौरभ शर्मा ने शरद को पार्टनरशिप देने से इनकार कर दिया। सौरभ ने मां उमा शर्मा को चेयरपर्सन और पत्नी दिव्या को डायरेक्टर बनाया, लेकिन शरद को कोई जगह नहीं मिली। इस बात को लेकर दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। 19 दिसंबर 2024 को जिस दिन लोकायुक्त ने सौरभ के अरेरा कॉलोनी स्थित मकान पर छापेमारी की, उस दिन सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या दुबई में थे। सौरभ ने दूसरी गाड़ी में रखी कार में सोना और नगद रखवाकर उसे वहां से निकलवा दिया। लोकायुक्त को भले ही इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों को उस कार की परफेक्ट लोकेशन मिल गई थी। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सौरभ के किसी बड़े राजदार ने ही वो लोकेशन बताई थी। ये कार मेंडोरी के एक फार्म हाउस के बाहर मिली थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने इस कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। ये कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। अब भोपाल की केंद्रीय जेल में भी सौरभ, शरद और चेतन को अलग अलग बैरंगों में रखा गया है। वजह यह है कि अब तीनों के बीच पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। लोकायुक्त की पूछताछ में शरद और चेतन ने साफ कह दिया कि वे तो कंपनी के सिर्फ मामूली से कर्मचारी हैं। वहीं जेल अधीक्षक राकेश भांगरे का भी कहना है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए तीनों ही आरोपियों को अलग अलग सेल में रखा गया है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जब वे जेल से बाहर निकलेंगे तब भी उन पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रहे। तीनों आरोपी किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन उनसे मुलाकात के लिए आ रहा है, इस पर भी नजर रखी जाएगी। जेल अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने बताया कि जेल में दाखिल करने से पहले तीनों का मेडिकल चेकअप कराया गया था। तीनों फिट हैं, इसलिए जेल अस्पताल में भेजने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 फरवरी को जब तीनों आरोपियों को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट रूम के कटघरे में सौरभ अपनी मां उमा शर्मा से फुसफुसाकर बातचीत करता दिखा। शरद भी अपने रिश्तेदारों से धीरे धीरे बात करता नजर आया। आरोपियों की आपस में कोई बातचीत नजर नहीं आई और ऐसे ही उमा शर्मा और शरद की भांजी व बहन के बीच कोई भी बातचीत नजर नहीं आई। यहां तक कि तीनों के वकील भी अलग अलग हैं। छापे से पहले तीनों एक थे, लेकिन अब उनके एडवोकेट भी अलग होने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनके रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोकायुक्त ने 29 जनवरी को सौरभ को भोपाल से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसी दिन चेतन और शरद को भी हिरासत में ले लिया। 4 फरवरी को लोकायुक्त पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। लोकायुक्त पुलिस पूरे समय तीनों आरोपियों की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ज्यादा फोकस करती रही। हर दिन मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन टीम सौरभ से ये नहीं उगलवा पाई कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। लोकायुक्त अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनकी जांच का फोकस सिर्फ सौरभ की 7 साल की नौकरी में हासिल की गई प्रॉपर्टी है। इस दौरान कमाई गई काली कमाई का उसने कहां निवेश किया। अविरल कंस्ट्रक्शन नाम की जिस कंपनियों के नाम पर सौरभ ने कई शहरों में प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए पैसा कहां से आया, यह भी बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम भोपाल के केंद्रीय जेल पहुंची है। जेल में 3 अफसरों की टीम सुबह 11 बजे से सौरभ से सवाल जवाब कर रही है। उसके इनकम सोर्स इनोवा कार में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के साथ प्रॉपर्टी की जानकारी भी ली जा रही है। इसी जेल में सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल भी हैं। हालांकि इन दोनों से आज कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया था। यहां करीब 1 घंटे चली सुनवाई के बाद जज आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल में तीनों आरोपियों को बाखंड के अलग अलग बैरिंग में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आज सिर्फ सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। सौरभ की प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी कंपनियों में हिस्सेदारी और विदेशी निवेश के जुड़े मसलों को भी ईडी ने निशाने पर रखा है। सौरभ से मिले जवाबों के आधार पर ईडी के अफसर
चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से अलग अलग पूछताछ कर सकते हैं और इसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ और जवाबों को क्रॉस चेक किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि शरद और चेतन सारा इन्वेस्टमेंट सौरभ शर्मा का बता रहे हैं, लेकिन सौरभ शर्मा का कहना है कि जिसकी प्रॉपर्टी उससे पूछिए। इस वजह से अब सबसे अहम सवालों पर टालम टोल वाले जवाब जांच एजेंसियों को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश किसका है। इस पर सौरभ शर्मा का कहना है कि ये कैश और सोना मेरा नहीं है, ना तो गाड़ी मेरी है और ना वो फार्म हाउस मेरा है जहां पर ये सोना और कैश मिला है। वहीं चेतन ने कहा कि गाड़ी भले ही मेरे नाम से है, लेकिन इसका इस्तेमाल सौरभ शर्मा किया करता था और इसकी किस्तें भी उसने ही चुकाई थी। तो वहीं शरद का कहना है कि ये तो सौरभ और चेतन जाने, मैं तो सिर्फ उस कंपनी में मामूली सा कर्मचारी हूं। तो वहीं चेक पोस्ट से जब्त रसीदों के बारे में जब सौरभ शर्मा से पूछा गया कि यह तुम्हारे पास कहां से आई, तो सौरभ शर्मा का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, ना तो ट्रांसपोर्ट के चेक पोस्ट से मेरा कोई लेना देना है, बल्कि मैंने तो 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसी सवाल के जवाब में चेतन ने कहा कि यह सब कुछ सौरभ शर्मा के पास ही रहता था। वहीं शरद ने तो सीधे तौर पर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। इसके बाद जब 227 किलो चांदी की सिल्लियों की जब्ती के बारे में सौरभ शर्मा से पूछा गया कि यह तुम्हारे पास कहां से और कैसे आई, सौरभ इस सवाल पर चुप रहा, वो इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। वहीं चेतन ने तो साफ कह दिया कि वह सिर्फ 2 कमरों का इस्तेमाल किया करता था। जिस कमरे से चांदी और सिल्लियां मिली हैं और नगद पैसे मिले हैं, वहां तो सौरभ शर्मा ताला लगाकर रखता था, उसे बिल्कुल भी चांदी और पैसे की जानकारी नहीं थी। मेरे नाम से जो भी है वह सौरभ शर्मा का ही है, ऐसा चेतन का लगातार कहना है। देखिए, अब ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर तीनों आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति ले ली है। ईडी फिलहाल जेल में अपनी पूछताछ आगे भी लगातार जारी रखेगी। यदि जरूरत हुई तो ईडी तीनों आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। ईडी इतने दिनों में सौरभ की सारी कंपनियों की प्रोफाइल, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, मनी ट्रेल की स्टडी कर चुकी है। ईडी के सामने तीनों आरोपी झूठ नहीं बोल पाएंगे। वजह यह है कि उन्हें हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर चुकी है। ऐसे में यह प्रमाणित करेगी कि जिन प्रॉपर्टियों को सौरभ अपना मानने से इनकार कर रहा है, उसका भुगतान कैसे हुआ और उस पैसे का सोर्स क्या है। आप इस खबर को सुनकर क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।